हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने संघात्मक व्यवस्था के बारे में पढ़ा था कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके गुण क्या है, मतलब कि मेरिट्स क्या है। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो फेडरल सिस्टम को प्रेफरेबल बनाती है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस सिस्टम को अच्छा बनाती हैं। ठीक है, तो ये सब डिस्कस करेंगे। ये बीए प्रोग्राम का पॉलिटिकल साइंस माइनर यानी कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट पॉलिटिक्स का यूनिट 2 का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम संघीय शासन के गुण देखें तो इसका पहला गुण क्या होता है, इसमें राष्ट्रीय एकता होती है, स्थानीय स्वायत्तता होती है। मतलब फेडरल सिस्टम यानी कि संघात्मक व्यवस्था जो है, इसमें क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है। ये तो आपको पता ही है। सेंट्रल लेवल यानी कि केंद्रीय स्तर पर अलग सरकार होती है, राज्य स्तर पर अलग सरकार होती है। क्योंकि इसमें शक्तियों का बंटवारा होता है तो इससे राष्ट्रीय एकता भी बनी रहती है। ठीक है, इसमें लड़ाई होने के या कन्फ्लिक्ट पैदा होने के चांसेस कम हो जाते हैं, विवाद की जो संभावना है वो कम हो जाती है। जैसे अगर एकात्मक व्यवस्था होगी, सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, तो इस चीज़ की आशंका होती है कि जो राज्य है या राज्य के जो लोग हैं वो केंद्र सरकार के अगेंस्ट जा सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। लेकिन संघीय व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें राष्ट्रीय एकता के चांसेस, राष्ट्रीय एकता की संभावना ज़्यादा होती है। एंड इसमें जो राज्य सरकार है उसको भी इक्वली स्वायत्तता दी जाती है। राज्य सरकार फ्री होती है, मुक्त होती है कुछ भी करने के लिए, अपना कोई भी निर्णय लेने के लिए। राज्य सरकार पर किसी भी तरीके की कोई पाबंदी इसमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड इसमें क्या होता है, जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं वो केंद्रीकृत होते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण। इसमें क्या होता है, केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण के साथ समन्वय हो जाता है। मतलब वो विषय जो कि राष्ट्रीय महत्व के हैं उनको केंद्रीकृत कर दिया जाता है, मतलब कि उन पर कानून सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। जैसे आपने भारत में भी देखा होगा, 3 तरीके की सूचियां हैं संविधान की अनुसूची 7 में इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, केंद्रीय सूची है, राज्य सूची है और संवर्ती सूची है। केंद्रीय सूची जिसके बारे में केंद्र सरकार निर्णय ले सकती है या कोई कानून बना सकती है। राज्य सूची में जो विषय है उनके बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। एंड समवर्ती सूची में वो विषय है जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो ऐसा ही होता है, केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण में समन्वय बैठाया गया है। सिस्टम में क्या होता है, जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं उनको केंद्रीकृत कर दिया गया है, एंड जो स्थानीय महत्व वाले हैं उनको विकेंद्रीकृत कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। थर्ड पॉइंट आपका है प्रशासनिक दक्षता होती है इसमें, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। यानी कि इसमें क्या होता है, क्योंकि शक्तियों को केंद्रीकृत नहीं किया गया है, शक्तियाँ केंद्रीकृत नहीं होती, विकेंद्रीकरण किया गया है शक्तियों का। शक्तियों के बंटवारे की वजह से क्या होता है, जो केंद्र सरकार है इस पर बोझ कम हो जाता है, काम का बोझ कम हो जाता है। तो क्योंकि केंद्र सरकार पर काम का बोझ कम हो जाता है तो वो अच्छे से अपना काम कर पाती है। इसी तरीके से राज्य सरकार भी अच्छे से अपना काम कर पाती है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, प्रशासनिक दक्षता देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है कमज़ोर राज्यों को शक्तिशाली बनाने की प्रक्रिया है ये। मतलब इसमें क्या किया जाता है, जो छोटे छोटे राज्य है वो मिलकर एक मजबूत राज्य का, एक मजबूत देश का निर्माण करते हैं। ठीक है, अपने आप में शक्तिशाली बन जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये है कि ये विशाल राज्यों के लिए उपयुक्त व्यवस्था है। मतलब कि ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जिनका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, ऐसी कंट्रीज़ में ये सिस्टम प्रेफरेबल होता है, ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। क्योंकि ये सिस्टम जो है इसमें राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, तो ये सिस्टम सही माना जाता है। एक तो इसमें राष्ट्रीय एकता होती है, दूसरा वो देश जहाँ पर बहुत ज़्यादा विविधता हो, ऐसे देश में ये सिस्टम अच्छे से चल पाता है, ये प्रणाली अच्छे से चल पाती है। ठीक है, तो इसलिए बड़े देशों के लिए ये उपयुक्त है। जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है, इसमें जो शासन व्यवस्था है वो निरंकुश नहीं होती। मतलब कि सरकार इसमें निरंकुश नहीं होती, सरकार लोगों के हित का ही काम करती है।
ठीक है। 7वां पॉइंट है समय और धन की बचत। इसमें समय की बचत होती है, धन की बचत होती है। एंड इसमें केंद्र सरकार पर काम का जो बोझ है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये इंग्लिश मीडियम में है। फर्स्ट पॉइंट है नेशनैलिटी, यूनिटी एंड लोकल ऑटोनॉमी। लोकल गवर्नमेंट को इसमें ऑटोनॉमी दी जाती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंड थर्ड पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। क्योंकि डिवीज़न ऑफ पावर होता है तो इसीलिए क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पर बर्डन कम हो जाता है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है। प्रोसेस टू मेक वीक स्टेट पावरफुल। इसमें वीक स्टेट्स अपने आप पावरफुल बन जाते हैं एंड ये बड़े स्टेट्स के लिए, ह्यूज स्टेट्स के लिए सूटेबल होती है। ठीक है। एंड इसमें जो गवर्नमेंट है वो ऑटोक्रेटिक नहीं होती, गवर्नमेंट के ऑटोक्रेटिक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।